कर लेंगे हमें अकॉर्डिंगली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम to everyone. On behalf of Business Beam and Learning Cert, I would like to welcome you all for this 1 hour session on how to learn and pass Prince 2 exams. मुझे एहसास है कि थोड़ा सा आज का सेशन मुश्किल होगा क्योंकि पहला रोज़ा भी है और इस वक्त खाली पेट भी है। तो इंशाल्लाह सेशन अच्छा रहेगा आप लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ। अच्छा, दिस सेशन विल टेक यू थ्रू हाउ इजी प्रिंस 2। हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंस 2 के बारे में हाई लेवल कितना आसान है और उसके कुछ बेसिक्स फ्रेमवर्क वगैरह हम डिस्कस करेंगे और प्रोवाइड यू दो सम क्विक एंड इजी यूज एंड टिप्स। अच्छा, इसमें एक रिक्वेस्ट है कि हम सेशन तकरीबन इंशाल्लाह 40 to 45 मिनट्स आई विल कवर द टॉपिक्स। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। बस मुझे ये थोड़ा सा मेंशन कर दें कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है देन आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। अच्छा हसन साहब, रिकॉर्डिंग ऑप्शन इंशाल्लाह यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है तो ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हो जाएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर भी हो जाएगा अकॉर्डिंगली, तो उसकी इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है 4 बुलेट पॉइंट इंशाल्लाह टुडे वी विल कवर। अच्छा, क्योंकि ये 1 आवर का सेशन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई लेवल है और मैं नॉर्मली इसे कहता हूँ कि ये हेलीकॉप्टर व्यू है। तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी से हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टच पॉइंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। और इसका जो सेकंड लेवल होता है जैसे फाउंडेशन का है उसमें फिर हम थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को और नीचे लेके आते हैं और फर्दर उसकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड देन एक प्रैक्टिशनर है इसका, उसके अंदर फिर हम हेलीकॉप्टर को ग्राउंड पर उतार लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये 4 बुलेट पॉइंट्स को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्रीफली। नंबर ये कि प्रोजेक्ट व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और देन नंबर 2 प्रिंस 2 एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली कोर है प्रिंस 2 का और क्या स्ट्रक्चर है उसका, उसको हम थोड़ा सा टच पॉइंट करेंगे। और थर्ड बुलेट पॉइंट कि मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंस 2 एंड पीएमपी। एक्चुअली दिस इज $1 million क्वेश्चन। ये ऑफिशियल सिलेबस का ना हिस्सा है और ना इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक है, लेकिन हर सेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस चीज़ को पहले से डिस्कस किया जाए रदर के आप लोगों की तरफ से ये सवाल आए, तो इसको हम इंशाल्लाह 2 स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिफरेंसेस को। देन सर्टिफिकेशन रोड मैप, प्रिंस 2 का सर्टिफिकेशन रोड मैप क्या है। जैसे मैंने डिस्कस किया है कि 40 to 45 मिनट्स आई विल ट्राई टू कवर दिस 4 बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग स्टार्टिंग आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जी। माई नेम इज सैयद अहमद सलमान अली। Basically, I am an IT professional having 22 years of ICT experience in multiple industries, fertilizer, meat, dairy, power sectors, and IT services and aviation. Currently, I am working with one of the largest fertilizer company of Pakistan, which is Fauji Fertilizer. और बिजनेस बीम के साथ जो मेरा एफिलिएशन है वो तकरीबन 2010 से ऑलमोस्ट, बिकॉज ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना ये एक्चुअली मेरा शौक है, मेरा पैशन है, तो उसकी वजह से फिर बिजनेस बीम के साथ ये एफिलिएशन है। I have done my MS Networking and Telecommunication from Muhammad Ali Jinnah University, Karachi, and MCS and BCS in Computer Science. Core area of expertise की अगर बात करें तो IT Service Management and Governance is my core area, and Project Management accordingly definitely, and Information Security and IT Infrastructure and SAP ERP. Certification में I have done ITIL Expert, which is the highest level of certification in IT Service Management, and then Prince 2 certifications, COVID, ISO 27001 एंड ITIL के इंटरमीडिएट के तमाम लेवल्स। और टेक्निकल साइड्स पे SAP की कुछ सर्टिफिकेशन है, SAP बेसिस की, CCNA, MCSE, अदर सर्टिफिकेशन। ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस जहाँ तक है तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस बीम के साथ 2010 से आई एम एसोसिएटेड, तो मल्टीपल ट्रेनिंग आई हैव कंडक्टेड इन हाउस, प्राइवेट एंड पब्लिक सेशंस on Prince 2, ITIL, COVID and Information Security and SAP Administration. तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस बीम क्या है और लर्निंग सेट क्या है।
क्योंकि बाज़ दफ़ा ये कुछ कन्फ्यूजन होती है, उसको क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है। और थोड़ा-सा बैकग्राउंड में आपको बता दूँ कि आपको जो ईमेल वगैरह आई होगी, वो बिज़नेस बीम की तरफ से आई होगी। और जो सर्टिफ़िकेशन जो आप अभी स्लाइड्स देख रहे हैं, इसमें लर्निंग सेट का भी लोगो है, लर्निंग सेट की बात की गई है। एक्चुअली बिज़नेस बीम एस्टेब्लिश हुई थी 2004 के अंदर। स्पेशली एट दैट टाइम द कंसल्टेंसी सर्विसेज इन डिफरेंट एरियाज़, जो कि यहाँ लिखे हुए भी हैं। स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस है, कंप्लायंस, ऑडिट, पोर्टफोलियो, आईटी सर्विस मैनेजमेंट। तो जब 2004 में स्टार्ट हुई तो डिफरेंट कंसल्टेंसी जब सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो वहाँ पे एक गैप आइडेंटिफाई हुआ। एक्चुअली मार्केट के अंदर जो हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसके ट्रेनिंग का भी एक गैप है, लोगों की अवेयरनेस का थोड़ा-सा एक गैप है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो भी स्टार्ट किया गया। अब ऑलमोस्ट आफ्टर 16 इयर्स पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ गया है दोनों एरियाज़ के अंदर। तो अभी ये डिसाइड किया कि ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो उसको हम सेपरेट एंटिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएँ, व्हिच इज़ लर्निंग सर्ट। चलिए वो कि बिज़नेस बीम के अम्ब्रेला में एज़ आप सेकंड एफिलिएशन कंपनी कह लें। तो वो ऑलमोस्ट लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी कुछ हालात की वजह से थोड़ा-सा डिले हो गई है। वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो इसीलिए अभी आपको दोनों चीज़ें साथ नज़र आ रही हैं, वरना ट्रेनिंग पोर्टफोलियो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लर्निंग सेट के ऊपर। और जैसे कि आपको आइडिया होगा, बिज़नेस बीम के जो सीईओ हैं, ओनर हैं, इकराम अहमद खान साहब। ही इज़ वन ऑफ द सीनियर पर्सनैलिटी और एक मार्केट में उनका नाम है। तो वो अभी इसको हेड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी को भी और ट्रेनिंग पोर्टफोलियो की भी। एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है कि जो लर्निंग सर्ट और बिज़नेस बीम इस वक़्त ऑफ़र कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग एक्चुअली एक्रेडिटेड ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं। यानी कि ये ऑफ़िशियल ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, जो इंटरनेशनली ऑफ़र होते हैं। जो कंटेंट एक्चुअली आपको यहाँ मिलेगा, जो सिलेबस यहाँ होगा इंटरनेशनली वही सिलेबस होगा। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जिस तरीके से कोई एक डायरेक्ट कंपनी हो गई अपने तौर पे ट्रेनिंग करवा रही है। तो ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो हैं ऑलमोस्ट एटीओज़ हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिज़नेस बीम का। चलिए जी, हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एक थोड़ी-सी डेफिनिशन क्लियर हो जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उसके ऊपर फर्दर फेज़ 2 की तरफ जो है वो आएँगे। अच्छा, मैं ये डेफिनिशन थोड़ी-सी रीड करता हूँ, कि आप इसको जहाँ पे हाइलाइटेड है पॉइंट उसको थोड़ा-सा आप ज़रा फ़ोकस कीजिएगा। कि अ प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गनाइज़ेशन, जी, ऑर्गनाइज़ेशन दैट इज़ क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ डिलीवरिंग वन और मोर बिज़नेस प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड बिज़नेस केस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ हाइलाइट किए हुए वर्ड, आजकल की चैलेंज क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि क्योंकि उन्होंने आजकल की जो फास्ट पेस इकोनॉमी है उसके अंदर अपने सर्वाइव करना है और कम्पीट करना है। तो 2 एरियाज़ हैं जिस पे फोकस करना ज़रूरी होता है। एक बिज़नेस एज़ यूजुअल, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कीप द लाइट्स ऑन, एंड चेंज, चेंजिंग मीन्स इनोवेशन। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो बैलेंस जो आता है डेफिनिटली वो जो नॉर्मली ऑपरेशंस की चीज़ें होती है वो उसे हम बिज़नेस एज़ यूजुअल कहते हैं, और चेंजेज़ जो होती हैं वो प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस होती हैं। तो देयरफॉर चेंज के लिए क्या चाहिए हमें? प्रोजेक्ट चाहिए, और प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए फेज़ 2। तो इसका मतलब वी आर ऑन द राइट प्लेस। अच्छा, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खुसूसियात हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोर्टेंट हैं कि जिसका समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्या करता है, जैसे मैंने डिस्कस किया, प्रोजेक्ट्स आर द मीन्स बाय व्हिच वी इंट्रोड्यूस चेंज। हम कोई ना कोई चेंज लेके आते हैं प्रोजेक्ट की वजह से। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम किसी कंपनी में ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बी इट एसएपी, ओरेकल, डेफिनिटली उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उस प्रोजेक्ट के बाद बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होगी, कुछ प्रोसेसेस इंटीग्रेट होंगे, तो वो चेंज आएगा, और फिर जो नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि चेंजिंग द वे वी डू बिजनेस। तो ये एक खुसूसियत है, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। और टेम्परेरी, जिस तरीके से डेफिनेशन में भी एक वर्ड हाईलाइट है टेम्परेरी, के प्रोजेक्ट जो है ना वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं। जैसे मैंने कहा बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है ऑपरेशंस की चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई हम चेंज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका डेफिनेटली एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। तो प्रोजेक्ट जितने भी टेम्परेरी नेचर होता है, और जब उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्टिव जो खत्म हो जाती है, जो डिलीवरेबल, तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि हम अगर ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर 1 साल में इम्प्लीमेंट करते हैं, 1.5 साल में करते हैं, डेफिनेटली उसके बाद फिर वो ऑपरेशन फेज़ में आ जाएगा।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोजेक्ट की क्रॉस फंक्शनल। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट टीम, डिफरेंट एरियाज के। कि जैसा कि हम कहें कि हमने अपने फर्टिलाइजर में जब SAP इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें पूरी जो कोर टीम फॉर्म हुई थी उसमें HR के लोग भी थे, प्लांट ऑपरेशंस, IT, फाइनेंस। क्रॉस फंक्शनल होती है जो भी प्रोजेक्ट होता है। ये इसका थर्ड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोजेक्ट की। एंड देन फोर्थ इज यूनिक। प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक इन नेचर होता है। इस तरीके से डेफिनेटली कि अगर हम ERP इम्प्लीमेंटेशन की बात करें और वही ERP इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट कंपनीज में कर रहे हैं, तो डिफरेंट टीम होगी, डिफरेंट कस्टमर होगा, डिफरेंट लोकेशन होगी, डिफरेंट टाइम होगा। तो हर इम्प्लीमेंटेशन, हर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी नेचर में यूनिक होता है। एंड देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चेंज अगर हम लेके आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, बिजनेस एज यूजुअल बेहतरीन चल रहा था, कोई इशू नहीं है, ऑपरेशंस की चीज़ें उसमें सही हैं, लेकिन जब हम उसमें चेंज लेके आ रहे हैं तो वो अपने साथ कुछ रिस्क, थ्रेट्स भी लेके आ रहा है। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स के साथ होती हैं। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल थ्रेट्स क्या हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ERP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो थ्रेट ये है कि वो फेलियर भी हो सकता है, और अपॉर्चुनिटी ये है कि वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद वी विल बी द मार्केट लीडर थ्रू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और अपने जो मार्केट में हम एक लीडर बन सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ये भी एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्ट की। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है वो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट के लिए, जैसे डिज़ायरेबल है, अचीवेबल और वायबल। डिज़ायरेबल का मतलब ये कि जो कॉस्ट, बेनिफिट और रिस्क है उसका एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो और उसका बेनिफिट अगर नहीं है या बहुत कम है, और रिस्क इंतहाई ज़्यादा है, तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना इंपॉर्टेंट है। डिज़ायरेबल का मतलब है वर्थ हैविंग है, सीकिंग और अचीविंग। और देन सेकंड चीज़ अचीवेबल। कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो एक अचीवेबल हो, यानी कि रियलाइजेबल हो। उसके एट द एंड ऑफ द डे कोई चीज़ प्रोडक्ट, कोई चीज़ आ रही हो। प्रिंस टू में जो भी प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट के नाम से कहते हैं, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट। इंशाल्लाह आगे हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रोजेक्ट क्या है? अचीवेबल हो। पहली चीज़ होगी डिज़ायरेबल हो कि ज़रूरत है, और उसके बाद जो है वो बैलेंस है उसके अंदर, देन अचीवेबल और वायबल भी हो कि वेदर यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज लाइकली टू रिजल्ट इन इनविजेज आउटकम एंड बेनिफिट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ कोई चीज़ का डिलीवरेबल होना ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने कर दिया और एक प्रोडक्ट आ गई, बल्कि क्या उसका आउटकम और जो रिजल्टिंग बेनिफिट्स हैं वो भी मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये तीन चीज़ों के भी फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको सिक्स एस्पेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स के सिक्स एस्पेक्ट्स, छह पहलू हैं कि एक्चुअली देयर आर सिक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एनी प्रोजेक्ट्स, एंड देयरफॉर सिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस टू बी मैनेज। किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ये सिक्स एस्पेक्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, कॉस्ट। कि डेफिनेटली जब हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई बजट हमारे जहन में होगा, और प्रोजेक्ट वो अफोर्डेबल हो। अगर हम बात करें लेट्स से एग्जांपल कि हम कोई एक घर बनाने जा रहे हैं, बहेड़ा टाउन के अंदर हमने घर, लेट्स से घर बनाना है, एक प्रोजेक्ट है, तो उसका कॉस्ट, हमारे कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट होगी उस घर को बनाने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एस्पेक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को मेजर करने का, उसकी परफॉर्मेंस को। देन टाइम स्केल, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अगर हम घर की दोबारा एग्जांपल लें कि अगर हम घर बनाने जा रहे हैं तो क्या 6 महीने में मुकम्मल होगा, साल में मुकम्मल होगा, उसके हिसाब से उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। देन थर्ड, क्वालिटी, के टाइम पे भी फिनिश हो गया और विद बजट भी हो गया, तो क्या वो क्वालिटी को भी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि घर हमारा बजट के अंदर कंप्लीट हो गया, और 6 मंथ्स का जो टाइम स्केल था वो भी कंप्लीट हो गया, क्वालिटी उसकी कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं उसके अंदर लीकेजेस बहुत हैं, फिटिंग सही नहीं है, पेंट सही नहीं है, हम गए हैं तो हम उसमें शिफ्ट हुए हैं, पता लगा उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए। तो क्वालिटी का फैक्टर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। स्कोप, कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट डिलीवर, प्रोजेक्ट डिलीवर क्या करेगा।
स्कोप का डिफाइन करना किसी प्रोजेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लेट्स से कि घर वाले एग्जांपल हम लेते हैं, क्या सिर्फ जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर होगा, या उसकी फिनिशिंग का पार्ट भी है, या उसके अंदर फिटेड किचन, बाथरूम और ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर कवर हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे क्या प्रोजेक्ट जो है उस स्कोप के हिसाब से कंप्लीट हुआ भी है या नहीं। देन बेनिफिट, फिफ्थ जो इसका प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट है वो बेनिफिट है, परहैप्स मोस्ट ऑफन ओवरलुक्ड इन दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ होती है कि हम प्रोडक्ट या जो भी एंड रिजल्ट है वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं कि क्या जो बेनिफिट हमने परसीव किए थे प्रोजेक्ट से पहले वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। घर की एग्जांपल लेते हैं कि घर हमने जो बनाया था, जिस पे खर्चा किया, टाइम लगाया, क्वालिटी भी उसकी हो गई, उसका बेनिफिट हमें मिला। लेट्स से कि हमारा हमने उसको बेचना था, प्रॉफिट लेना था, वो हमें हासिल हुआ, हमने रेंट आउट करना था या खुद अपने रहना था हमने खुशी-खुशी। तो ये तमाम चीज़ें क्या हमें एट द एंड ऑफ द डे मिली, ये एस्पेक्ट देखना भी किसी प्रोजेक्ट का बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, रिस्क। जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट जो है वो चेंज लेके आता है। बिज़नेस एज़ यूजुअल से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है और चेंज लेके आता है। चेंज अपने साथ रिस्क भी एसोसिएटेड लेके आता है। तो लिहाज़ा उस चीज़ को देखना कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है और उसकी एपेटाइट क्या है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की रिस्क एपेटाइट होती है, उस रिस्क एपेटाइट को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 एस्पेक्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है। देन जी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट की बात हमने कर ली। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या है? अच्छा, नॉर्मली हम अपने लाइफ़ के अंदर हर बंदा, पर्सनल हो, प्रोफ़ेशनल हो, कहीं न कहीं किसी लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जी? प्लानिंग है। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का प डिपेंड है, डेलीगेटिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, उन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना, प्लानिंग के साथ, डेलीगेशन के साथ और मॉनिटरिंग के साथ, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, प्रोजेक्ट के अंदर, जो टीम है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मोटिवेशन का ख़्याल भी रखना कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सकें। लास्ट पॉइंट वही है कि एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस कर रहा है रिस्क को, सो दैट प्रोजेक्ट वर्क्स इंटेल अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क देन मैनी अदर बिज़नेस एक्टिविटीज़। यूजुअल के हिसाब से डिफरेंट है। अच्छा, हाउस एनालॉजी हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी घर को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए जी? हमें ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, फाउंडेशंस होती हैं, फ्लोर्स हैं, वॉल्स, विंडोज़ और रूफ प्लम्बरिंग का काम होता है और ये जो भी एसोसिएटेड सर्विस है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर हम कहें तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए? तो उसकी रीज़न ये है, उसके एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्कस करें, इन तमाम चीज़ों को एक कंट्रोल्ड वे में और एक सीक्वेंस में मैनेज करना, जिस तरह हमने बात की प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डेलीगेशन और मॉनिटरिंग के साथ, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। लेट्स से कि अगर हमने 2 कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं, एक है पेंट करना है जिसने और एक ने फाउंडेशन बनानी है और पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पेंट वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले आ जाए अपने तमाम सामान लेके, अभी स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ, फाउंडेशन रेडी नहीं हुई। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, मेक श्योर करना कि जो पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है वो बाद में आए, बाद में अराइव हो, पहले तमाम स्ट्रक्चर, फाउंडेशन रेडी हो जाए। इन चीज़ों को मैनेज करके और तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके काम करना, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब हम अपने सेकंड बुलेट पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रिंस 2। अभी तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया जनरली कि प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंस 2 स्पेसिफिकली एंड इट्स स्ट्रक्चर। अच्छा, प्रिंस एक्चुअली इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी रॉयल फैमिली। नाम कोई किसी शहज़ादे का नाम नहीं है। एक्चुअली इट्स स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। यहाँ से इन्होंने इसकी एब्रिविएशन दी है, प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, पीआर। प्रोजेक्ट से इन, सी और जो बोली डाक नज़र आ रहे होंगे, बोर्ड नज़र आ रहे होंगे। ये एक नॉन प्रोप्राइटरी मेथड है, emerged worldwide as one of the most widely accepted methods for managing projects. ये स्ट्रक्चर्ड है और बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस की अक्सर जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं और काउंटलेस प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम्स, एकेडमिक्स,
ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स मिल के एक एक्सपीरियंस के बाद किसी चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ये हमारे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। प्रिंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरीके से सर्विस मैनेजमेंट की हम बात करें तो आईटेल इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आईटी सर्विस मैनेजमेंट। और प्रिंस टू इज ट्रूली जनरल, it can be applied to any project regardless of project scale, type, organization, geography और culture। ये Prince2 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, कि आईटी के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए, या किसी स्पेसिफिक जियोग्राफी एरिया के लिए, बल्कि ये ट्रूली जनरल कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ओन्ड एंड मैनेज बाय एक्सोलॉस। एक्सोलॉस की गवर्निंग बॉडी है जो इसको मैनेज करती है। जैसे ITIL भी एक्सोलॉस को करती है, इसके उनके और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो है इसकी, वो पीपल सर्ट, जितने जो एग्जाम्स हम देते हैं प्रिंस2 के, वो पीपल सर्ट इसको मैनेज करती है। कुछ हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस कर लें जी। अगर हम देखें 1995 में इन प्रिंस2 की जो है वो बर्थ हुई थी, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए, तो इट्स क्वाइट मेच्योर नाउ। उस वक्त प्रॉम्प्ट के नाम से था प्रोजेक्ट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्लानिंग टेक्निक, वाज क्रिएटेड बाय सिमटेक सिस्टम बाय फॉर यूनाइटेड के, यूके के लिए एक्चुअली बना था उन्होंने, अपने इंटरनली इसको बनाया। फिर प्रॉम्प्ट ने जो CCTA यूके गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसको एक्वायर किया 1979 में। फिर प्रिंस के नाम से रिलीज किया था CCTA ने 1989 के अंदर। ये जनरल पब्लिक के लिए ओवरऑल फ्रेमवर्क उन्होंने रिलीज किया, पहले यूके में स्पेसिफिक यूज होता था। प्रिंस 2 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फर्स्ट वर्जन उसका जो है वो 1996 में रिलीज हुआ। उसके बाद डिफरेंट वर्जन उसके 2005 में रिलीज हुआ, 2009 में। अभी जो लेटेस्ट है, जो अभी हम प्रिंस2 फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं, वो 2017 का वर्जन है। तो अगर इसकी मेच्योरिटी आप देखें तो इस लेवल पे आगे अच्छा खासा मेच्योर ये फ्रेमवर्क है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी यूज हो रहा है। कुछ बेनिफिट्स हम इसका आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एस्टैब्लिश एंड प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि पीछे इसकी काफ़ी एक वर्किंग होती है, कई सालों की एक्सपर्टीज के बाद एक चीज़ आती है। एंड गवर्नेंस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, बी इट ए स्मॉल प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट, और किसी भी एरिया के अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वाइडली रिकग्नाइज एंड अंडरस्टूड, इंटरनेशनली रिकग्नाइज फ्रेमवर्क है। दो के ओरिजिन इसका यूके है, लेकिन आजकल जो लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस रीजन्स के अंदर ये यूज़ हो रहा है। अब दुनिया में हर जगह पे इसको माना जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इनकी। एक्सप्लिसिट डिफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल्स एंड नीड्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्रिंस 2 जो है, ये बहुत क्लियरली डिफाइन करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि तमाम स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली इसके अंदर डिफाइन है। इसका एक पूरा प्रिंसिपल भी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, प्रोजेक्ट बोर्ड क्या काम करेगा, टीम मेंबर्स और तमाम जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, बहुत क्लियरली वो डिफाइन है। तो उससे वो तमाम चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। The plans are carefully designed to meet the needs of different levels, management team, improving communication। इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं, वो थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। जैसे एक डायरेक्टिव लेवल है, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, प्रोजेक्ट टीम का है, तो आपस में किस तरह कम्युनिकेशन है, क्या कंट्रोल्स होगा, वो बहुत क्लियरली इसके अंदर डिफाइन है। प्रिंस 2 की एक खासियत ये भी है कि ये हम जैसे अक्सर दो वर्ड यूज़ करते हैं कि अडॉप्ट एंड अडेप्ट, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको लेके और एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। हम अपने हिसाब से इसको अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मेक फिट फॉर अस, और चेंज सुटेबल पर्पज एंड चीज़ों के हिसाब से। अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि पेज 2 का स्ट्रक्चर क्या है। ये पेज 2 का कोर है, जिसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स, 7 थीम्स और 7 प्रोसेसेस की हम बात करते हैं, और ओवरऑल इन्वायरमेंट है। इस सेशन के अंदर तो हम हाई लेवल इसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ इनके नाम वगैरह। डेफिनेटली फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगी। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल्स जो हैं, वो एक्चुअली गाइडिंग ऑब्लिगेशंस होती हैं और गुड प्रैक्टिसेस हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल, इनमें से एक प्रिंसिपल भी आपने प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप, यू कैन नॉट क्लेम कि ये प्रिंस 2 के फ्रेमवर्क के ऊपर बेस कर रहा है प्रोजेक्ट। तो 7 प्रिंसिपल, सातों के सातों प्रिंसिपल्स अप्लाई करना ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। थीम,
थीम मस्ट बी एड्रेस कंटिन्यूअली इन पैरेलल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर थीम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं हाई लेवल आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है थ्रू अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको हम थोड़ा सा टेलर कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दो के ही एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल है स्पेसिफिकली रोज़े के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ के हमें एक बिरयानी का प्रोजेक्ट है, बिरयानी बनानी है। उसके अंदर जो हाथों का धोना है, हाथों साफ करना है, ये हम कह रहे हैं कि हाइजीन है और ये हमारा प्रिंसिपल है कि जब भी हम बिरयानी बनाएं तो हाइजीन का ख्याल रखें और हाथों को धोना है। तो ये इसको अगर हम मैप करें तो ये आवर प्रिंसिपल बिरयानी प्रोजेक्ट के हिसाब से। देन फिर अगर हम थीम की बात करें कि थीम क्या है, थीम इज द इंग्रेडिएंट्स कि उसके अंदर बिरयानी बनाने के लिए जी हमें क्या चाहिए, राइस, टोमेटो, चिकन बिरयानी है तो चिकन, बीफ है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्चुअली थीम्स कहलाती हैं। और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोसेस के अंदर ये अपनी शेप चेंज करती रहती हैं। यानी कि शुरू में अगर टमाटो और राइस डिफरेंट शेप में था, लेकिन ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता जब बिरयानी एंड में जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल क्या हो गया जी, वो उसूल हो गया कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। थीम्स, इंग्रेडिएंट्स हो गए और प्रोसेसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका। जैसे मैंने आज तक कभी बिरयानी नहीं बनाई, लेकिन अगर बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो उस रेसिपी को फॉलो करते हुए जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं वो प्रोसेसेस कहलाते हैं। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपने बिरयानी एक आदमी के लिए बनानी है या किसी पार्टी के लिए बनानी है और उसके अंदर अगर आपने पोटैटोज भी डालने हैं, कितना स्पाइसी होगा, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने उसके अंदर चेंजेस लेके आनी है। दिस इज एज पर स्ट्रक्चर ऑफ पिंस टू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट एंड विच वी कैन टेलर एक्चुअली अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये अब हम थोड़ा सा नाम उनके डिस्कस कर लेते हैं कि सेवन प्रिंसिपल कौन से हैं, सेवन थीम्स क्या हैं और प्रोसेस क्या है। सेवन प्रिंसिपल्स, नंबर वन इज कंटिन्यूड बिजनेस जस्टिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हर प्रोजेक्ट की डेफिनेटली कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रिंस टू इस चीज़ पे फोकस करता है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बिटवीन इन मिड ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो बिजनेस जस्टिफिकेशन है दिस शुड बी कंटिन्यूड। किसी लेवल पे आके अगर ये आइडेंटिफाई हुआ, लेट्स से कि प्रोजेक्ट मिड में पहुंचा और हमने देखा कि भाई अब जो बिजनेस जस्टिफिकेशन थी शुरू में वो अब फुलफिल नहीं रही, उसमें कोई इशू आ गया, तो प्रोजेक्ट आप वहीं पर डायरेक्टली स्टॉप कर दें। तो जस्टिफाइबल रीजन जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट की। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने जो है कुछ लर्निंग करनी है जिन्होंने पहले किया हुआ है। जैसे हम एसएपी की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की, तो अगर हमारे यहाँ कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता तो पहले से आप उसकी लर्निंग करते हैं, टीम्स की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, विद इन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग चल रही होती है। और आफ्टर क्लोजर, जिसे हम कहते हैं कि क्लोजर के बाद तमाम जो एक्सपीरियंस है हमारा उसको हम लेसन लर्न के तौर पे सेव कर रहे होते हैं। ये सेकंड प्रिंसिपल है। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह मैंने कहा कि प्रिंस टू बहुत क्लियरली बात करता है ईच स्टेक होल्डर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसमें बहुत अच्छा प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर डिफाइन है, वो इंशाल्लाह हम प्रिंस टू फाउंडेशन में पढ़ेंगे। तो क्लियर डेफिनेशन होती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल नंबर थ्री, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन मैनेज बाय स्टेजेस। अच्छा, स्टेजेस क्या है कि प्रिंस टू कहता है कि डिफरेंट लेवल के स्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आप प्रोजेक्ट को स्टेजेस के अंदर ब्रेक करें ताकि आप कंट्रोल आसान रहे। अब इट डिपेंड्स के कितने स्टेजेस होने चाहिए। मिनिमम प्रिंस टू कहता है कि एटलीस्ट टू मैनेजमेंट स्टेजेस हों, बट ज़्यादा जितने भी हों वो डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो 2 to 3 स्टेजेस काफ़ी हैं, और अगर ज़्यादा है तो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेजेस को होना ज़रूरी है। तो हमने बात की थी कि इन प्रिंसिपल में से अगर एक भी प्रिंसिपल नहीं होगा तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रिंस टू फ्रेमवर्क पर बेस कर रहा है। अच्छा, मैनेज बाय एक्सेप्शन क्या है जी, मैनेज बाय एक्सेप्शन है टॉलरेंस, प्लस माइनस टॉलरेंस। जो डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी हैं वो डेलीगेशन होती है कि कॉस्ट की, टाइम की। लेट्स से कि प्रोजेक्ट बोर्ड है, उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को डेलीगेट किया हुआ है कि प्लस माइनस कॉस्ट, फॉर एग्जांपल अगर 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है उसमें से इतने जो है प्लस माइनस अगर कॉस्ट हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी के वो उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रदर के वो दोबारा प्रोजेक्ट बोर्ड के पास लेके जाए, अप्रूवल के पास लेके जाए। इट इज कॉल्ड एक्चुअली मैनेज बाय एक्सेप्शंस।
मैं इसमें एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल में जा नहीं सकता अभी टाइम के हिसाब से। इंशाल्लाह जब हम फाउंडेशन में होंगे तो फिर ईच स्टेप को हम बहुत डिटेल से देख रहे होंगे। फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, जिस तरह हमने बात की थी कि अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो गई। लेकिन प्रिंस टू इस पे emphasize करता है कि ना सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर हो, डेफिनेटली वो ज़रूरी है, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव था, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो बेनिफिट रियलाइजेशन थी, वो भी साथ साथ फुलफिल हो। तो ये प्रिंसिपल उस चीज़ को फोकस करता है। 7 जी, टेलर टू सूट द प्रोजेक्ट, यानी कि आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको टेलर कर सकते हैं। टेलर कैन बी अप्लाइड ऑन प्रोसेसेस, थीम्स, रूल्स, मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। हर हिसाब से, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो आप उसमें जो टेलरिंग है वो अलाउ करता है। टेलरिंग किस तरह होती है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम फाउंडेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, 7 थीम्स की हम बात कर लें। थीम्स क्या हैं? थीम्स जिस हमने डिस्कस किया कि बिजनेस केस है कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करने जा रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो किसी न किसी आइडिया से स्टार्ट होता है, एक बिजनेस केस बनता है। तो इसके अंदर वो, इस थीम के अंदर वो पूरी डिस्कशन डिटेल बताई जाती है, कैसे बिजनेस थीम बनेगा, किस तरह अप्रूवल होगी, क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं। और देन सेकंड थीम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के हु, ये आंसर करता है हु का पार्ट, कौन करेगा प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, कमीशनिंग और प्रोजेक्ट कौन मैनेज करेगा। जैसे इसमें मैंने कहा कि 3 लेवल होते हैं जो भी प्रोजेक्ट टीम बनती है। नंबर 1 इज डायरेक्टिंग, जो प्रोजेक्ट बोर्ड इसको डील करता है। सेकंड लेवल पे होती है जी मैनेजिंग, दिस इज द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड थर्ड डिलीवरिंग, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो टीम लीड्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, ये वहाँ पे होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर की बात होती है इस ऑर्गेनाइजेशन थीम के अंदर। थर्ड क्वालिटी है जी कि व्हाट पार्ट प्रोडक्ट्स आर फिट फॉर पर्पस, कि हमारे पर्पस को फिट कर रहा है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पूरे हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रॉपर डिलीवरेबल हो रही है। तो ये व्हाट पार्ट को एड्रेस करता है। प्लान, हाउ, हाउ मच, व्हेन, यानी कि क्या प्लान है, ये किस तरह होगा, कब होगा, पूरी जो हमारी प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, वो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। रिस्क, डेफिनेट जैसे हमने मुख्य लेवल पे बात की कि चेंज आ रहा है तो उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। व्हाट इफ अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या हमारी एपिटाइट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसको एड्रेस करने के लिए क्या मेजर्स हमने लिए हुए हैं। तो ये रिस्क थीम उन चीज़ों को डिस्कस करता है। चेंज, व्हाट इज द इम्पैक्ट, के प्रोजेक्ट होने के बाद जो भी चेंजेस आ रही हैं क्या क्या इम्पैक्ट होंगे और किस तरीके से उन चेंजेस को, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को डील करना है और कंट्रोल करने के लिए। चेंज डेफिनेटली एकदम जब आती है किसी बिजनेस एज यूजुअल में तो इतना आसान नहीं होता उसको हैंडल करना। तो ये चेंज थीम उस चीज़ को कैटर करता है। प्रोग्रेस के वे आर वी नाउ, पूरी, और हमने जाना कहाँ पे है, वी आर गोइंग, शुड वी कैरी ऑन, कि हम क्या वहाँ पहुँच गए। तो पूरी एक्चुअली प्रोग्रेस जो है प्रोजेक्ट की, वो इस थीम के अंदर कंट्रोल होती है कि प्लान पूरा वायबल अभी तक है या नहीं है, कि वेदर एंड हाउ द प्रोजेक्ट शुड प्रोसीड, हम किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करें। तो ये प्रोग्रेस थीम इस चीज़ को एड्रेस करता है। अच्छा जी, प्रोसेस के ऊपर हम आते हैं। जिसमें हमने कहा था प्रोसेस क्या है, कि कुछ इनपुट्स होती हैं उसकी, जिसमें रेसिपी की हमने बात की थी, बिरयानी बना रहे हैं, जो रेसिपी है उसकी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ हैं, तो वो प्रोसेसेस हैं। और पेज टू पूरा प्रोसेस बेस है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें तमाम प्रोसेसेस डिफाइन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टच पॉइंट लेते हैं कि 7 प्रोसेसेस कौन से हैं जी। स्टार्टअप अ प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की जो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं इस स्टेप के अंदर, कि डू वी हैव ए वायबल एंड वर्थवाइल प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट शुरू करना भी चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इनिशिएट होने से पहले पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस प्रोसेस के अंदर हमें डिफाइन करते हैं और एड्रेस होती हैं। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड प्रोसेस जो है इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट, अब टू एस्टेब्लिश सॉलिड फाउंडेशन हो गई प्रोजेक्ट की, इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वर्क, कि हमने अब तमाम चीज़ें रेडी हो गई, अब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस स्टार्ट करने वक्त जो जितने प्रोसेस के स्टेप हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रोसेस है मैनेजिंग स्टेट बाउंड्री। इस तरह हमने प्रिंसिपल क्या है कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। प्रिंसिपल बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट आपने स्टेज वाइज डिवाइड करना है। मिनिमम हमने कहा था कि 2 स्टेजेस होनी चाहिए, और प्रोसेस के अंदर वो तमाम उसके स्टेप्स डिस्कस होते हैं, एक्टिविटीज़ डिस्कस होती हैं, आउटपुट होते हैं कि जो प्रोसेस जो स्टेज बाउंड्रीज के अंदर हैंडल होती हैं।
एंड देन कंट्रोलिंग अ स्टेज, कि इस स्टेज को कंट्रोल करने के लिए कि जो भी स्टेज चल रहा है वो आपस में किस तरह डील करना है, टू असाइन वर्क टू बी डन, मॉनिटर के उसकी मॉनिटरिंग पूरी स्टेज की, और अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसको किस तरह हैंडल करना है, और रिपोर्ट्स जो प्रोग्रेस के, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बोर्ड को जो हमने रिपोर्ट पेश करनी है, प्रेजेंट करनी है, वो इस स्टेज के थ्रू प्रेजेंट होगी। और अगर कुछ करेक्टिव एक्शंस हैं, कुछ मेजर्स हैं, तो मैनेजमेंट स्टेजेस में रिमेन रहते हुए, उस टॉलरेंस में रहते हुए वो मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता है। देन फिफ्थ है कि मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी। इस प्रोसेस का पर्पज़ है कि जो भी हम प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, कंट्रोल है बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम्स, उनके दरमियान जो एग्री तमाम चीज़ें डिस्कस हों। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अब तमाम टीम मैनेजर से, जो मैंने कहा था कि 3 लेयर्स हैं एक्चुअली, फर्स्ट लेयर जो हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट बोर्ड की है, सेकंड है प्रोजेक्ट मैनेजर की, थर्ड वन प्रोजेक्ट टीम की, या टीम मैनेजर जैसे हम कह रहे हैं। तो मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी की जो बात है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बात कर रहा है टीम मैनेजर से, और जो भी डिलीवरेबल्स हैं उसकी वो हैंडलिंग कर रहा है, उनकी आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगी, किस तरीके से स्टेटस रिपोर्ट्स अपडेट्स होंगी, किस तरीके से वो तमाम चीज़ें आगे कम्युनिकेट हो रही होंगी, वो हम इस प्रोसेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। 6 है जी डायरेक्टिंग है प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट लेवल है कि जिसमें इसके अंदर प्रोजेक्ट बोर्ड जो है वो अकाउंटेबल होता है पूरे प्रोजेक्ट का। जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना यहाँ पे, प्रिंस टू जो बात करता है स्ट्रक्चर के अंदर कि पूरे प्रोजेक्ट का जो अकाउंटेबल है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, वो प्रोजेक्ट बोर्ड है। बोर्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ की स्टेक होल्डर्स होते हैं, की यूजर्स होते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट की फेलियर और सक्सेस का जो अकाउंटेबल है वो प्रोजेक्ट बोर्ड है, ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर। ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डायरेक्टिंग है प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करता है कि कौन से की डिसीजन लेने हैं और ओवरऑल कंट्रोल किस तरह एक्सरसाइज करनी है, वो हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट प्रोसेस क्या है जी, क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट के जो पर्पस था प्रोजेक्ट का वो फुलफिल हो गया, क्या वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है, यहाँ पे उसकी कंफर्मेशन है। और अब प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, क्लोजर हैज़ नथिंग मोर टू कंट्रीब्यूट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स प्रोसेस में हम लेते हैं जिसके अंदर हम उस चीज़ को फाइनलाइज तौर पे एंड कर रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों का बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेशली प्रिंस टू प्रैक्टिशनर के अंदर वो तमाम टेम्पलेट्स भी शेयर होते हैं विद मैनुअल, कि जो इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा जी, ये तो कोर हमने बात की, जो हमारा था कि पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है प्रिंस टू का। अब हम अपने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जो हर दफ़ा पूछा जाने वाला है कि भाई प्रिंस टू बेहतर है या पीएमपी बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम हाई लेवल डिफ्रेंशिएशन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि प्रिंस टू और पीएमपी जो है ना, दे आर नॉट द राइवल्स, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये राइवल नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रिंस टू बेहतर है पीएमपी बेहतर है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर। पहले हम डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंस टू जो है, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक्सोलॉस ओन कर रहा है इसको, जो कि यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पीएमपी पीएमआई यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दो चीज़ें जस्ट लिखी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ अमेरिकन इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्पेलिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड बेहतर है, तो दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही अपनी पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। बट ओरिजिन ये यूके का है, तो इसलिए ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये यूएस ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन है इसका। जो हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी वहाँ पे हमने कहा था कि ये प्रिंस टू रिलीज हुआ था वो 1996 में हुआ था। इससे पहले प्रिंस और बाकी डिफरेंट लेवल उसके 1975 से थे। और पीएम बॉग इज पब्लिश ऑल्सो इन 1996। प्रिंस टू के लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और प्रिंस टू फाउंडेशन के लिए आप डायरेक्टली पेयर एग्जाम दे सकते हैं फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद। जबकि पीएमपी के लिए कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ग्रेजुएट है और कुछ आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आवर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, देन आप यू कैन अपीयर इन द पीएमपी। और जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, मेथडोलॉजी है, और जबकि पीएमपी जो है वो नॉलेज बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रिंस टू जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड है जी, कि इसमें प्रिस्क्राइब किए गए कैप्चर बेस्ट प्रैक्टिस, इसकी हमने बात कर ली, एंड टेल्स यू व्हाट टू डू, क्या आपने करना है, ये इसमें प्रिंस टू बताता है। पीएमपी डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क है,
एक्सप्लेन्स द नॉलेज एरिया, डिफरेंट नॉलेज एरियाज के ऊपर फोकस करता है, जिसमें रिस्क है, टाइम मैनेजमेंट है, ये इन डिटेल में काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर बात करता है। प्रिंस टू इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हमने जो स्ट्रक्चर की अभी बात की थी कि प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड थीम्स, ये आपस में इंटीग्रेटेड होके ये पूरा इसका स्ट्रक्चर और प्रिंस टू इन्हीं के ऊपर फोकस करता है। जबकि पीएमपी ऑन द अदर हैंड, ईच टॉपिक एरिया जो है वो डिस्कस होता है आइसोलेशन के अंदर, और काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले मॉडल है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उनकी प्लग एंड प्ले के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सिंस टू ऑल प्रोजेक्ट्स रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, जैसे मैंने बार बार इसके डिस्कस किया, बहुत ही क्लियरली डेफिनेशन है, ईच रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाउंड्रीज डिफाइन है। पीएमपी मोस्टली फोकस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल्स। और प्रिंस टू में कॉन्सेप्ट ऑफ टेलरिंग अप्रोच जो हमने बात की थी कि हम टेलर कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिरयानी की जो एग्जाम्पल हमने ली थी। enable the framework to highly scalable and flexible है। PMP focused on knowledge areas and doesn't offer such flexibility। अच्छा, इसकी पॉपुलैरिटी की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे पॉपुलर है, कितना पॉपुलर है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो इंटरनेशनली जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट किए हैं। यूएस के अंदर पीएमपी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि ओरिजिन डेफिनेटली यूएस सही है, और सेकंड प्रेफरेंस प्रिंस टू है। और यूके में प्रिंस टू फर्स्ट प्रेफरेंस है और सेकंड प्रेफरेंस पीएमपी है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यूके के अंदर प्रिंस टू ही चलेगा, मतलब देखिए पीएमपी भी होता है लेकिन ये सेकंड प्रेफरेंस पे होगा। कनाडा में पीएमपी इज फर्स्ट प्रेफरेंस एंड प्रिंस टू सेकंड है। यूरोप में प्रिंस टू फर्स्ट है और देन सेकंड प्रेफरेंस पीएमपी। अगर हम मिडिल ईस्ट और एशिया की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही सर्टिफिकेशंस को प्रेफरेंस दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट, और आपकी जो है डिफरेंट बैकग्राउंड के हिसाब से, या कोई भी आप फ्रेमवर्क पहले से बाद इंडस्ट्रीज में चल रहा होता है, तो ये दोनों ही फुलफिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रिंस टू और पीएमपी, प्रिंस टू जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, देन फिर पीएमपी है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन हमारे लोगों ने, अगर किसी ने पीएमपी किया हुआ है, तो उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन होती है, एक सजेशन है बल्कि, कि बेहतर है कि वो एटलीस्ट प्रिंस टू फाउंडेशन कर लें, तो एक उनके लिए बेहतर एडिट एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उनको प्रिंस टू का भी जो एक एस्पेक्ट मिल जाएगा, तो डिफरेंट उनके विजन वगैरह भी ब्रॉड होगा। तो ये एक सजेशन, अक्सर रिकमेंडेशन होती है कि जिन्होंने पीएमपी किया है उनके लिए प्रिंस टू फाउंडेशन करना इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन का रोड मैप हम थोड़ा डिस्कस कर लें। अच्छा, इसमें जो पहली सर्टिफिकेशन है प्रिंस टू फाउंडेशन की, ये मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट होता है। 60 क्वेश्चंस पर पेपर होते हैं, और 55% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। 33 आपने क्वेश्चन अगर आंसर सही दे दिए तो आप पास हैं। 1 घंटे का 60 मिनट्स का होता है, प्लस 15 मिनट्स हमारी अगर इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज है तो हमें एडिशन मिल जाते हैं, और क्लोज बुक एग्जाम है ये। उसके बाद फिर हमारे पास 2 ट्रैक्स आ जाते हैं, डिपेंडिंग अगर हम किस ट्रैक को फॉलो करना है। प्रिंस टू प्रैक्टिशनर, जो नॉर्मली एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये अभी 2017 में भी ये रिक्वेस्ट पेपर चेंज हुआ है पहले के हिसाब से। 68 क्वेश्चंस इसमें होते हैं जी, और 55% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है आपको। 38 यानी कि आपने करेक्ट आंसर देने हैं आउट ऑफ 68। 2.5 आवर्स का ये टेस्ट है। इसमें हमें 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम डिक्लेयर करें कि सेकेंड, और हमारे केस में ये एप्लीकेबल है। ये ओपन बुक एग्जाम है। इसमें ऑफिशियली पेज टू का जो मैनुअल होता है वो हम रेफर कर सकते हैं। सेकंड इसका ट्रैक है पेज टू एजाइल प्रैक्टिशनर। ये भी रिसेंटली जो है वो एक्सलॉस ने सर्टिफिकेशन ट्रैक निकाला है, जो एजाइल प्रैक्टिशनर है। अगर हम फाउंडेशन के बाद एजाइल प्रैक्टिशनर है, जिसमें एजाइल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आजकल एजाइल वाले कॉन्सेप्ट्स एडिड हो रहे हैं, कि वेरी मच एजाइल है और कंट्रीब्यूशन है, तो वो हम स्प्रिंट्स वगैरह के जो और रिलीज शॉर्ट स्टेजेस के अंदर है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। 50 क्वेश्चंस पर पेपर हैं, और 60% पासिंग मार्क्स है इसका। ये भी 2.5 आवर्स का ही एग्जाम है, और ये भी ओपन बुक है। लेकिन ये इसमें जो ऑफिशियल मैनुअल रेफर होता है वो प्रिंस टू एजाइल मैनुअल रेफर होता है। अच्छा, इसमें जो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा बिजनेस केस, कि क्या हमें प्रिंस टू की सर्टिफिकेशन या फाउंडेशन सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके, और कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल जो फीस है प्रिंस टू की, वो तकरीबन ऑलमोस्ट $1000 से $2000 तक है। और बिजनेस बीम की रेगुलर फीस, अगर हम जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं वो $280 है। और अभी आजकल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, प्लस जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से
डिस्काउंटेड ट्रेनिंग फीस $99 है। ये जो फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे ये उनके लिए ऑफर है ये। और फाउंडेशन एग्जाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका $280 का है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी $379 की इन्वेस्टमेंट है विद डिस्काउंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो। और फिर डेफिनेटली करियर बेनिफिट्स क्या हैं अदर वे अराउंड अगर हम देखें तो इन्हांस योर करियर पर्सपेक्ट, आपका विजन और एक प्रिंसिपल के हिसाब से ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉड होगा डेफिनेटली। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिंस2 सर्टिफिकेशन जो है वो आइडियल वे है अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि उसमें जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि पीछे कोई आप फ्रेश हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई बैक एंड इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है काफ़ी आवर्स की जिस तरह पीएमपी की है या कुछ एक्सपीरियंस की, तो आप ठीक स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर प्रिंस2 एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और इजी टू परसू वही वाली बात है कि लेसर रिक्वायरमेंट एफर्ट टू कम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट्स। आप इजीली जो कॉन्सेप्ट हैं उसके वो समझ सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की हमने बात की, डिफरेंट रीजन्स की हमने बात की कि ये ना सिर्फ यूके में बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज है और अराउंड द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ इसी वजह से एक तो इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और टेलिंग टू योर इन्वायरमेंट है। ये कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रिंस2 फाउंडेशन और एज वेल एज अगर प्रैक्टिशन करने के बाद आपके पास वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो सेट ऑफ टेक्निक्स आ जाती हैं कि आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिशनर के बाद आपको तमाम जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो भी शेयर होते हैं और प्रिंस2 का पूरा मैनुअल भी होता है, तो वो पूरे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको अल्टीमेटली एक वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेट टू पीएमपी, इस तरह मैंने कहा था कि नॉलेज फॉर बोथ प्रिंस2 एंड पीएमपी प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सटैलिटी। जिन हजरात ने पीएमपी किया हुआ है उनके लिए तो हाईली रिकमेंड है कि एटलीस्ट प्रिंस2 फाउंडेशन वो करेंगे तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सटैलिटी और डिफरेंट एस्पेक्ट भी उनको प्रिंस2 का भी नॉलेज एरिया आ जाएगा, फिर वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रिंस2 इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे मैंने एक्सलॉस इसकी गवर्निंग बॉडी है, तो डिफरेंट जो एक्सलॉस के पोर्टफोलियो हैं जैसे आईटेल है और एमएसपी है और डिफरेंट पोर्ट, उनके साथ काफ़ी क्लोज इंटीग्रेशन है इसकी प्रिंस2 की। और जो हमने डिस्कस किया कि यू कैन अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद इन एनी इंडस्ट्री और सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बी इट इन आईटी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ना सिर्फ ये कि छोटे प्रोजेक्ट में बल्कि बड़े प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच जी, मेरे ख्याल से टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह वो काइंडली अगर कुछ हैं तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव एन आंसर। कोई भी क्वेश्चन है जी प्लीज आप उसमें चैट बॉक्स में टाइप कर लें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मतलब 7 मई से वैसे हमारा जो है प्रिंस2 फाउंडेशन का 4 डे सेशन प्लान है, मेरे ख्याल से आपके पास इनविटेशन आया भी होगा हमारी जो सेल्स टीम है हमारे वगैरह उनकी तरफ से। 4 डेज का हाफ डे सेशन है ये, उनके थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फरहान साहब का क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन दोबारा आ गया, व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पीएमपी एंड प्रिंस2। फरहान साहब मेरे ख्याल से वो हम 2 स्लाइड्स में थोड़ा काफ़ी ब्रीफली डिस्कस कर लिए। एक्चुअली दोनों डिफरेंट ओरिजिन्स के साथ हैं और प्रिंस2 जो है वो प्रोसेस बेस्ड है और मेथड है और वो हम स्लाइड्स अगर रिकॉर्डिंग भी इसमें आपको दोबारा काइंडली रेफर कर सकते हैं। If the project related to its field, does the manager know about the programming or not? हसन साहब थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या पूछा है, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इट फील्ड, आईटी फील्ड, डज द मैनेजर नो अबाउट प्रोग्रामिंग और नॉट। नहीं, इसमें क्योंकि टेक्निकली एस्पेक्ट तो नहीं है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इसका समझना।
क्योंकि ये तो हम हाई लेवल बात कर रहे हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, जो हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, या जो परफॉर्मेंस की बात की थी। तो टेक्निकल होना या टेक्निकल लेवल पे बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट है, उसकी नॉलेज अगर है, तो डेफ़िनिटली वो एडेड एडवांटेज में आएगा। लेकिन जो आपकी पूरी टीम बनेगी, जो हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो जैसे मैंने कहा था कि 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्शन, जो प्रोजेक्ट बोर्ड होता है, डायरेक्टिव लेवल। सेकंड लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एंड देन नीचे टीम मैनेजर। जो टीम मैनेजर जो हैं, उसके साथ जो टीम होंगी, एक्चुअली दे आर द मेनली द टेक्निकल गाइज़। अगर प्रोग्रामिंग का कोई प्रोजेक्ट है, कोई इम्प्लीमेंटेशन आईटी की है, तो वहाँ पे वो जो लोग होंगे, वो टेक्निकल होंगे या टेकी होंगे। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उनसे कोरेस्पोंडेंस कम्युनिकेशन कर रहा होगा, और एज़ अ प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होगा उसके अंदर। होप आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही था, जो मुझे समझ आया। जी, ये 7th ऑफ मई से इंशाल्लाह प्लान है जी। 7th मई से है ये, 4 डेज़ का है। अ, 2:30 पे हम स्टार्ट करेंगे, 5:30 तक। तो तकरीबन 4 हाफ डेज़ आप कह लें, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इंशाल्लाह फाउंडेशन का ये स्टार्ट होने वाला है। अभी रमज़ान भी है, तो अगर टाइमिंग में ऑफ़िस की भी अपनी है और सब घरों पे भी हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, इसको हम अवेल कर सकते हैं। उस सिलसिले में आप समर से, और जो हमारी टीम है उससे आप बाकी डिटेल वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लेंगे। इसमें वैसे मैं अपनी एक पर्सनल थोड़ा-सा शेयर कर दूँ। अच्छा, हाउ मेनी कंपनीज़ आर फॉलो और इम्प्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट बाय यूजिंग प्रिंस2। जफरान साहब, इसमें डायरेक्टली ऐसे स्टैटिस्टिक्स तो मैं शायद आपसे ना शेयर कर सकूँ, लेकिन वही मैं भी बताने ही वाला था। प्रैक्टिकली इवन पाकिस्तान में भी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं इसको फॉलो कर रही हैं। लेट्स से मैं अपनी कंपनी की एग्ज़ाम्पल लूँ, कि फौजी फौजी फाउंडेशन की, फौजी फर्टिलाइज़र की। हमने जब एसएपी इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसके बाद हमने, हमारी कुछ सब्सिडीज़ और हैं, जो जैसे मैंने कहा कि मीट की हैं, तो वहाँ पे हमने प्रिंस2 को ही का फ्रेमवर्क ही फॉलो किया था प्रैक्टिकली। तो उसमें ये था कि काफ़ी एडवांटेज इस लिहाज से भी हो गए थे कि प्रैक्टिकली उसकी चीज़ें जो हमने कहा कि अवेलेबल हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान, और उसको फ़ॉलो करना बड़ा आसान हो गया था हमारे लिए। तो वो प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं। इवन कुछ ऐसे कंसल्टेंसी कंपनियाँ भी हैं, जो मैं जानता हूँ कि वो प्रिंस2 के फ्रेमवर्क को ही फ़ॉलो कर रही होती हैं। स्पेशली कुछ एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स भी हैं। वैसे एसएपी का अपना भी इम्प्लीमेंटेशन ए टाइप मेथोडोलॉजी है, लेकिन वो एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी कंपनीज़ फॉलो कर रही हैं, और आजकल तो जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ इंटरनेशनली, बल्कि पाकिस्तान में और इस रीजन में भी, यानी कि मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसकी अडॉप्शन आ रही है। जी, और कोई अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना तो इंशाल्लाह वी विल एंड दिस सेशन। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, कि रोज़े के अंदर और इस टाइम में आपने 1 घंटा साथ दिया। होप कि आपको कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसके हिसाब से, और थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली कि वी विल सी यू इन द नेक्स्ट 4 डेज़ सेशन ऑफ फाउंडेशन। इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जाके, जैसे मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर को हम थोड़ा-सा और नीचे लेके आएँगे, और फिर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, उसको हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच जी ऑल। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।